नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर चुके थे और आज अपन राजपूत काल पढ़ने वाले हैं। लेकिन राजपूत वंश पढ़ने से पहले अपन चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर। तो आइए मेरे साथ आज अपन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत से पहले अपन चर्चा करते कि राजपूत जो काल था वो कौन सा काल माना जाता है, कौन सा जो किस किस के शासन काल के मध्य जो है राजपूतों ने शासन किया था राजस्थान में। तो राजपूत काल और इस राजपूत काल की बात करें तो ये प्रारंभ होता है आपके 606 से 646 ईस्वी तक। कन्नौज यूपी के महान शासक हुए थे और इनका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से जो है राजपूत काल क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इसका जो अंतिम समय था यानी अंतिम काल था वो माना जाता है 1192 में। और 1192 में यहाँ दिल्ली के शासक हुए थे, अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने जो है दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये जो तराइन का युद्ध था ये हरियाणा के अंदर होता है। तराइन का मैदान कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। मोहम्मद गोरी से क्या होते हैं? गोरी से ये पराजित हो जाते हैं। और मोहम्मद गोरी के साथ एक सेनापति आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये यहाँ पर दिल्ली के ऊपर गुलाम वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो यानी पृथ्वीराज के हारने के बाद में ये एकमात्र जो है मध्यकालीन इतिहास के एकमात्र हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो पृथ्वीराज के बाद में जो है दिल्ली पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। और मोहम्मद गोरी के बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर गुलाम वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो इस प्रकार से जो है 606 से 646 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक जो है ये जो शासन काल है ये क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। और इसी में जो है राजपूतों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और राजपूतों ने क्या किया है? शासन किया है। लेकिन इसके बाद में क्या राजपूतों ने शासन नहीं किया था क्या? तो बिल्कुल शासन किया था, लेकिन राजपूतों की यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। इसके बाद में जो है दिल्ली पर जो शासक आता था उसके अधीनस्थ ये क्या करते थे? शासन करते थे। इसीलिए जो है मुख्यतः राजपूत काल जो है वो इसी पीरियड को क्या किया जाता है? माना जाता है। अब अपन बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के ऊपर, तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या थे उन पर अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। पहला सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं अपन। देखो एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और ये जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हुए हैं चंद्रबरदाई। लेखक कौन है इसके? चंद्रबरदाई। लेखक चंद्रबरदाई। और इस चंद्रबरदाई ने इस पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं सदी के मध्य राक्षसों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए माउंट आबू सिरोही में, यहां पर क्या पड़ता है? माउंट आबू। और इस माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है गुरु विशिष्ट मुनि ने, किसने? गुरु विशिष्ट मुनि ने एक अग्नि यज्ञ किया था। क्या किया था?
अग्नि यज्ञ, अग्नि यज्ञ। और इस अग्नि यज्ञ से 4 राजपूत 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था, 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था, योद्धाओं का जन्म हुआ था। और ये कौन कौन थे? एक तो थे परमार, एक तो थे प्रतिहार, एक थे परमार, एक थे चालुक्य, और इस चालुक्य को ही कहा जाता है सोलंकी। चालुक्य को ही क्या कहा जाता है? सोलंकी। और एक थे चौहान, चौहान। तो इस प्रकार से जो है ये जो 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था, यही क्या कहलाए थे? यही राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, गुरु विशिष्ट मुनि के यज्ञ से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, वो क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। और ये कौन थे? तो प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य या सोलंकी और चौहान। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जिसमें ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु विशिष्ट मुनि के यज्ञ से किन किन राजपूत योद्धाओं का जन्म हुआ था। तो इसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, चालुक्य की जगह सोलंकी आई तो भी क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो ये पहला सिद्धांत किसका था? चंद्र बधाई का। इसके बाद में अपन आगे सिद्धांतों की बात करें तो इसके बाद में एक राजस्थान के इतिहास के जनक, दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, क्या बताया है? कि 4 विदेशी जातियां, 4 विदेशी जातियां, 4 विदेशी जातियां, विदेशी जातियां कहाँ आई? जातियों का भारत आगमन हुआ। कहां पर आगमन हुआ? भारत आगमन हुआ, यानी भारत में आगमन हुआ। ये 4 विदेशी जातियां कौन कौन सी थी? तो एक तो थी शक, एक थी कुषाण, एक थी सीदियन, एक थी हूण। और ये जो 4 विदेशी जातियां थी ये भारत आई। और 4 विदेशी जातियां कैसी थी? ये लड़ाकू जातियां थी। कैसी थी? लड़ाकू जातियां थी। लेकिन इन 4 जातियों के मध्य, 4 जातियों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। क्या हुए? वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंध स्थापित होने से 5वीं जाति प्रकाश में आई। कौन सी जाति? 5वीं जाति प्रकाश में आई। और वो क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। इसका मतलब यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो है विदेशी जाति के समिश्रण का, विदेशी जाति के समिश्रण का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। तो प्रश्न यूं पूछा जाता है कि विदेशी जाति के समिश्रण से जो है राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानता है? तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड जो है ये विदेशी जाति के समिश्रण से जो है राजपूतों की क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो इतिहासकार हुए हैं 2, जिनका एक का नाम था स्मिथ और एक का नाम था क्रुक। तो ये दोनों इतिहासकारों ने जो है इस सिद्धांत के, कर्नल जेम्स टोड के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। आगे चले अपन तो एक सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत है अपने G.H. ओझा का, G.H. ओझा का, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। और ओझा जी ने जो है, गौरी शंकर ओझा जी ने जो है राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? आर्यों से मानी है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ किसे माना गया है? क्षत्रियों को माना गया है। तो राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानने वाले कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से क्या करते हैं? बताते हैं। इसके अलावा और अगर बात करें अपन तो एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। ग्रंथ कौन सा है? हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। और इसके लेखक है नयन चंद्र सूरी। इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और इस हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी ने यह बताया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? सूर्यवंश से हुई है। यानी राजपूतों को सूर्यवंशी बताने वाले जो है वो कौन हुए हैं? नयन चंद्र
सूरी। नयन चंद्र सूरी ने राजपूतों को सूर्य वंश से इनकी क्या मानी है, उत्पत्ति मानी है। इसके बाद में अगर आगे बात करें अपन तो एक हुए हैं गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा ने जो है राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, तो ब्राह्मणों से मानी है। किससे मानी है, ब्राह्मणों से। तो याद करने के लिए आप याद रख सकते हो, शर्मा ने उत्पत्ति किससे मानी है, ब्राह्मणों से मानी है। जबकि एक शर्मा और हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है राजपूतों को चंद्रवंशीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है, चंद्रवंशीय ब्राह्मण बताया है। तो इसने भी जो है चंद्रवंशीय ब्राह्मणों से क्या मानी है, उत्पत्ति मानी है। तो दोनों शर्मा ने उत्पत्ति किससे मानी है, ब्राह्मणों से मानी है। इसके अलावा और बात करें अपन तो एक हुए हैं सीवी वेद्य। पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वेद्य। और इन्होंने जो है राजपूतों को विशुद्ध भारतीय यानी एक तरह से विदेशी ही बताया है। क्या बताया है, विदेशी। तो यानी राजपूतों की उत्पत्ति सीवी वेद्य ने कहां से मानी है, तो विदेशी जाति से मानी है या विशुद्ध भारतीय बताया है। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे। तो अपन इसके बाद में राजपूत वंश पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो अपन सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।